जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लिया था अपना सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत एग्जांपल्स दे दे के समझाया था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अपना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को रीड आउट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं समझा दूंगी। ठीक है, उसे अपनी नोटबुक पे लिख लेना अभी साथ साथ में। ठीक है, अपनी नोटबुक से लेके बैठना। तो मैंने पहले इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को याद करने का मेथड बताया था। इफेक्टिवनेस TIVE है, तो हम उसको टाइम भी लिख सकते हैं, V को हटा के M लिख देंगे। ठीक है, तो वो इफेक्टिवनेस किसके लिए बन जाएगा, टाइम के लिए, जब हम कोई भी काम टाइम पे करते हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी एंड में CY है, उसको हम हटा के क्या बना देंगे, CO बना देंगे और साथ में लगा देंगे ST, कोस्ट। जब हम लोएस्ट पॉसिबल कोस्ट पे कोई काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है। देखो, आपके पास मैंने तब भी एग्जांपल दिया था, अभी भी दे रही हूँ। ठीक है, मान लो एक कंपनी है, उसको एक टारगेट कंप्लीट करना है कि उसे 500 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, अगर उसने विद इन द स्पेसिफाइड टाइम उसने उसको बना दिया, ठीक है, 500 यूनिट्स को, तो वो हमारी इफ़ेक्टिव तो कहलाएगी, बट वो एफिशिएंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसने रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत की है। ठीक है, मान लो कि उसने रिसोर्सेज को बहुत बचा बचा के उसने काम भी कर दिया, 500 बना दिए, लेकिन उसने टाइम पे नहीं बनाया, तो वो एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पे नहीं किया। लेकिन अगर उसने 500 यूनिट्स का टारगेट भी कंप्लीट किया, टाइम पर भी किया, और साथ ही साथ एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे किया, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज, इट मीन्स वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। राइट, तो ये होते हैं हमारे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के रिलेशन। ठीक है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रहा। तो देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब तो मैंने बता दिया। इफेक्टिवनेस का मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव करें, इट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी क्या होती है, जब हम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर उस काम को कंप्लीट करते हैं और एक्यूरेटली करते हैं। ठीक है, करके और फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मेन फोकस किसके ऊपर होता है। इफेक्टिवनेस कहती है कि मेरे को सिर्फ टाइम पर टास्क कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी कहती है कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्ट की वेस्टेज कम करनी है और कॉस्ट कम से कम रखवानी है। ठीक है, ताकि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो इसका मेन कॉन्सेप्टली हमारा क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इफेक्टिवनेस क्या हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना है। लेकिन एफिशिएंसी हमारा नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे टेक्निकल फैक्टर पे फोकस करता है, यानी ये सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट चाहिए। ये इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि अगर हम टाइम पे काम नहीं करके देंगे तो हमारे क्लाइंट्स जाएंगे। राइट, जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा रही हूँ। देख लो, अब मैं अपना एग्जांपल लेके समझाऊंगी ना तो तुम्हें फटफट समझ आ जाएगा इसको। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम मुझसे पढ़ते हो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो मान लो कि मैं तुम्हारी टाइम पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही, इट मीन्स, लेकिन जितनी मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से कर रही हूँ, इट मीन्स मैं एफिशिएंट तो हूँ बट इफेक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज मैं टाइम पे कुछ भी नहीं कर रही। बट अगर मैं टाइम पे सारी अपलोड कर रही हूँ लेकिन आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, व्हाट इट मीन्स कि मैं इफेक्टिव तो हूँ बट एफिशिएंट नहीं हूँ। लेकिन मैं टाइम पे भी डाल रही हूँ और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है, इट मीन्स मैं इफेक्टिव भी हूँ और एफिशिएंट भी हूँ। ठीक है, समझे? चलो जी। तो अब मैं टाइम पे डालूंगी तो आप लोगों का सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और मैं अपना तुम लोगों को बहुत डिटेल में समझा के डालूंगी, बहुत धीरे धीरे डालूंगी। तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है कि हाँ, बच्चों की क्लैरिटी चाहिए मुझे, इसलिए मैं इतनी धीरे धीरे डाल रही हूँ। राइट, तो अब हमारा आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें क्या कहता है कि मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि
किसी भी सिंगल मेजर से नहीं मेजर किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, ठीक है। ये क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज क्या कहता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि आपकी जो जितनी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी यू विल गेन मोर प्रॉफिट, ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है। जब आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है, आपको बेनिफिट कितना हुआ, एंड डेट्स कॉल्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो एफिशिएंसी पे वर्क करता है, इफेक्टिवनेस पर नहीं करता। इफेक्टिवनेस होती है पूरी की पूरी मैनेजमेंट के लिए। उसको टाइम पे काम देना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे मर्जी दे। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई मुझे टाइम पे काम दे, मैं तुम मेरे साथ काम कर रही हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी, भाई मुझे टाइम पे काम चाहिए, जैसे मर्जी करके दे, अपनी पढ़ाई छोड़ के दे या जैसे मर्जी करके दे, लेकिन मुझे टाइम पे चाहिए, मतलब टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो अब पूरी की पूरी कंपनी या पूरी फर्म ही इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे टाइम पे काम चाहिए, देन व्हाट इट मीन्स कि ये सिर्फ सिंगल मेजर से एनालाइज नहीं किया जा सकता कि हमारी जो फर्म है या कंपनी है वो कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशन है उसको सिर्फ एक सिंगल मेजर से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब 2 पॉइंट और करवा लूँ। अब उन 2 पॉइंट की जो बेसिस हैं वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ पॉइंट है, वो मैं बता देती हूँ, राइट। आपको दिख रहा है ऊपर मैंने लिखा क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। तो देखो टाइम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस बनाकर दे रही हूँ, इट विल इन्हेंस माय चैनल क्वालिटी, ठीक है, वो मेरे चैनल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, है ना। तो ये क्या है? क्वालिटी मैट्रिक है। अब एक कंपनी है, वो कंपनी टाइम के ऊपर सभी क्लाइंट्स को सारा सामान प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स कि वो क्या है, उससे कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है, ठीक है। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक क्यों है? वो इसलिए प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर समझाया कोई भी, तो मैं कितना एक वीडियो के अंदर समझा रही हूँ, ठीक है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो मैंने अपना कितना कम खर्चा लगा के कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है। वही चीज़ है कि मैंने अपना कितना टाइम लगा के आपको कितना कॉन्सेप्ट समझाया, ओके। एक कंपनी है वो 500 यूनिट 5 दिन में प्रोड्यूस कर रही है, ओके। मैंने वैसे ही आपको 10 यूनिट क्या कह रही हूँ, 10 टॉपिक मैंने आपको 3 दिन में 4 दिन में अच्छे से समझा। तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी कॉस्ट के ऊपर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। कॉस्ट क्या है? हमारा टाइम। मेरे लिए क्या है? मेरी कॉस्ट मेरा टाइम है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी मेरी वीडियोस, आपका टॉपिक, ओके। तो ये क्या है? प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है। अब इसके अंदर क्या है कि डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट। अब ये आता है एमसीक्यू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट, व्हाट इट रियली मीन्स, ठीक है। कि डूइंग राइट थिंग्स मतलब सही चीज़ें करना, और डूइंग थिंग्स राइट मतलब सही से चीज़ें करना, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस के अंदर टाइम के अंदर है, ठीक है, डूइंग राइट थिंग्स की। अब आप लोगों को मैंने आपका सिलेबस कवर अप कराना है, ठीक है। आपके सिलेबस की बातें की जगह, आपके सिलेबस की जगह पे मैं कोई फालतू की बातें लेके अगर बैठ जाऊंगी, इट मीन्स मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका मैं जितना भी काम करवा रही हूँ वो कैसे करवा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही काम मैं करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको करवाया ये चीज़ करवा दी, आज मैंने आपको पहला चैप्टर स्टार्ट कराया, कल को मैं आपको लास्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करूँ, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर सेकंड लास्ट, फिर तीसरा, फिर लास्ट थर्ड, ऐसे तो नहीं करवा रही।
सही चीज़ें करना उसको इफ़ेक्टिवनेस में करते हैं। और मैं आपको कम से कम कॉस्ट के ऊपर वो चीज़ करा रही हूँ, मतलब कि मैं कम से कम टाइम लगा के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ टॉपिक्स को कवर अप करवा रही हूँ। इट मीन्स कि मैं जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से कर रही हूँ। मान लो एक टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको 20-25 मिनट एक ही टॉपिक के ऊपर दे रही हूँ, एक एक घंटा में एक ही टॉपिक के ऊपर दे रही हूँ। इट मीन्स मैं सही चीज़ें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सही से नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं कम टाइम के ऊपर कम टाइम लगा के आपको ज़्यादा चीज़ पढ़ा रही हूँ। उसको क्या कहेंगे कि मैं सही तरीके से पढ़ा रही हूँ। एंड इट्स कॉल्ड द एफिशिएंसी, डूइंग थिंग्स राइट। ओके, गॉट इट? ठीक है जी, हो गया इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। अब हम अपने फीचर्स को कवर अप करते हैं। फीचर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ याद करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, चैप्टर लंबा है भाई, लंबा क्या, महा लंबा लगता है मेरे को तो ये। फिर आता है नेचर आप लोगों का, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। फिर लेवल्स आते हैं एंड देन आपके आते हैं 21st सेंचुरी, पता नहीं क्या है, ठीक है, जो भी है बहुत लंबा चैप्टर है, 3-4 वीडियोस और लगेंगी इसके ऊपर, ठीक है, समझें इसको। फीचर्स आज कंप्लीट कर लेते हैं, फीचर्स के बाद नहीं करवाऊंगी। शुड आई हैव टू एडजस्ट द कैमरास प्रॉपर्ली? व्हाटएवर, ठीक है, गॉट इट। चलो, तो सबसे पहले भाई हमारे फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स बोले तो इनकी विशेषताएं एक तरह से, ठीक है, एडवांटेजेस ही आती हैं मेनली हमारी। जितने भी फीचर्स होते हैं उसके अंदर मेनली एडवांटेजेस ही आती हैं कि जैसे आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अच्छाई चीज़ अलग हो गई कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग हो गई। जैसे कि एक बंदा कहेगा यार ये बोलता बहुत अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी विशेषता भी है और आपकी एक अच्छाई भी है, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छा बोलते हो, लेकिन अच्छा बोलना ये आपकी विशेषता नहीं है, ये आपकी क्या है, सिर्फ एक अच्छाई है। विशेषता क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, राइट। तो मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर बिना ऑब्जेक्टिव के हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं होगी। सो फॉर द मैनेजमेंट वी आर इन नीड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर आता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल है, वो सारी जगह पे अप्लाई होता है, सारी जगह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ होता है, ठीक है। कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर प्ले होएगा, मैनेज का कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर प्ले होएगी। ओके, इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी है, इसके अंदर लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव ग्रुप इन्होंने बनाया, ठीक है, मैनेजमेंट को एक कोऑपरेटिव ग्रुप का नाम दे दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे फैमिली मेम्बर्स के बेसिस के ऊपर आप मैनेजर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग बेसिस के ऊपर मैनेजर्स को सिलेक्ट कर रहे हो और वो क्या बन जाते हैं, एक एज अ ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी भी होती है। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, इट मीन्स कि इसके अंदर जैसे बिजनेस है, हमारा बिजनेस के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं, हमारी मैनेजमेंट को वैसे वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आपके सिलेबस में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे मुझे वैसे वैसे आप लोगों के सिलेबस को चेंज करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पुराना सिलेबस ही आप लोग पढ़ के पास हो जाओगे, आपको न्यू सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजर्स को देख सकते हैं, मैनेजर्स अलग चीज़ है, मैनेजमेंट अलग चीज़ है। मैनेजमेंट है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, किसी भी काम को मैनेज करना। ओके, तो वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, ठीक है, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। किसकी फॉर्म में, रिजल्ट्स की फॉर्म में जो ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, हम उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मैनेजमेंट इज़ अ कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस है ये एक, इट मीन्स कि इसके अंदर हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं कहाँ कहाँ से सामान लेके आऊँ, फिर आप वहाँ से लेके आओगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है, यानी ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
फिर आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस से क्या बना है, मैनेजमेंट बना है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हैं। अथॉरिटी मतलब अपनी पावर को, अपनी ताकत का यूज़ करते हैं और सबॉर्डिनेट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए कि आप ये एक्टिविटी करो, ये एक्टिविटी मत करो, इस एक्टिविटी से हमारा नुकसान होगा या हमारा फ़ायदा होगा, राइट। फिर आता है मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट हर एक जगह पे ज़रूरत है। एक छोटा बच्चा है, उसको कैसे पालना है ये भी पेरेंट्स प्लान करते हैं, उसको कौन से स्कूल में भेजना है, ठीक है, आगे बच्चा क्या लेगा, तो हर एक चीज़ में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एमरजेंस, देखो वैसे अगर ये तो रियल लाइफ के हिसाब से हो गया, अगर आप बिजनेस लाइफ के हिसाब से देखोगे तो एक कंपनी के अंदर 3 लेवल होते हैं। एक होता है सबसे लोअर लेवल, फिर उससे मिड लेवल, उससे ऊपर का अपर लेवल, ठीक है। तो जो लोअर लेवल होता है उसके ऊपर हमारे जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जो छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो जो छोटे मोटे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, वो भी तो एक प्लानिंग करते होंगे ना, उनको जो टास्क दिया जाता है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए वो भी एक प्लानिंग करते होंगे कि पहले हम ये वाला टास्क इतनी देर में कंप्लीट करेंगे तो हमारा इतनी जल्दी हो जाएगा, फिर हम इतनी देर रेस्ट कर पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे, वैसे कर पाएंगे, तो वो भी प्लान करते हैं। और जो मिड वाले होते हैं वो भी प्लान करते हैं कि आज हम कितने एम्प्लॉयज़ को कौन सा टास्क देंगे, आज हम कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करवाएंगे। उससे ऊपर वाले देखते हैं कि आज कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, हम कैसे मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे, हमने कैसे मीटिंग अटेंड करनी है, उसके लिए प्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है। तो हर एक लेवल के ऊपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। एमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अब आज के टाइम पे मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बना दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉज थ्योरीज पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल मैनेजर्स की, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो मैनेजमेंट की, ठीक है। इसके अंदर जो मैनेजर्स का कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी डेवलप हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है शपथ, शपथ जिसको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को क्या शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे। अगर पैसे की बात है तो फिर अगर आप किसी की जान बचाने की बात है तो आप पैसा बाद में देखेंगे, सामने वाले की जान पहले बचाएंगे, ठीक है। ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट। वो अलग बात है आज के डॉक्टर्स थोड़ा कम इन चीज़ों को मानते हैं, ठीक है, बट आज के टाइम पे मैनेजर्स के लिए भी शपथ बना दी गई है, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मैनेजर्स और ओनर्स एक होते थे, आज के टाइम पे मैनेजर्स और ओनर्स अलग अलग हैं। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा एक सोशल प्रोसेस है। हाउ, सोसाइटी से रिलेटेड है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन इन सबको इन्हेंस करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है। जो सोसाइटी उनके साथ लिंक्ड है, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है, तो हमारा ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आ जाता है, यूनिफाइंग फोर्स मतलब एक यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जितनी भी सोसाइटी की नीड्स होती हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हमारी एक फॉर्म हमारी क्रिएट होती है, मतलब एक प्रकार हमारा क्रिएट होता है, एक तरह की चीज़ हमारी क्रिएट होती है, एंड दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्मिटी। और उस यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी ह्यूमन फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। और फिर उन्हीं चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो कि यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करती है। ओके, मैनेजमेंट हमारी आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक है। ये हम आगे जाके बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। मैनेजमेंट और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज सभी यूज़ होते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जा सके। इसके अंदर अलग अलग हमारे फंक्शंस भी प्ले किए जाते हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट एंड आर्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास इफेक्टिवनेस पे हम टाइम पे भी काम करें और एफिशिएंसी पे हम कम कॉस्ट पे भी काम करें, तभी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। टाइम पे अगर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, अगर कम कॉस्ट नहीं लगाओगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दोगे तो भी आपको प्रॉफिट कम आएगा। तो इसीलिए कम कॉस्ट रखो, टाइम पे डिलीवर करो, टाइम पे काम करो, एंड दैट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट हुआ मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या पर्सनली भी, बट प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।